वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट कोड आपके सामने है BHIC 107। देखिए 1206 से लेके 1550 तक का जो पीरियड है आप इसे मेडिवल हिस्ट्री कह सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो टॉपिक आपके सामने है वो है दिल्ली सल्तनत पीरियड। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, वो भी इंग्लिश मीडियम की आपकी क्लास होने वाली है। हिंदी मीडियम मैंने आपको करा दी है। इसके साथ साथ हिंदी ऑनर्स की एक पूरी सीरीज हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आ चुकी है। आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए, बीए हिंदी ऑनर्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर BHDC 101 से लेकर BHDC 114 तक आपको सभी सब्जेक्ट कोड देखने के लिए मिल जाएंगे। आज की जो हमारी कंटेंट टेबल है बड़ी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को हटा के बाकी सभी क्वेश्चन एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। विजयनगर एम्पायर को यदि हम छोड़ दें तो इक्ता सिस्टम हो या फिर फंक्शंस ऑफ वली या फिर मुक्ति हो, ये भी क्वेश्चन एक ही है। इसके अलावा बाकी के 3 क्वेश्चन आपके प्योरली दिल्ली सल्तनत पीरियड से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यदि आप डोनेट थोड़ा सा इस चीज को करें। देखिए जैसे इक्ता सिस्टम में आपको बताऊंगा, फंक्शंस बताऊंगा क्या काम करते थे, वक्ती या मूली जिसे आप कह सकते हैं इक्तदार भी। इसके अलावा करेंसी सिस्टम दिल्ली सल्तनत में कैसा था, रूलिंग क्लास कैसी थी, और कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, कौन कौन से किले बनवाए गए, कौन कौन से मकबरे बनाए गए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा दिल्ली सल्तनत पीरियड की। इसके अलावा हमने एक गेस्ट पेपर तैयार करवाया आपके लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ। ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है हमारा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट यदि आपका हो तो आप इस नंबर पर हमसे क्या कर सकते हैं दोस्त, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर दोस्त? डन दोस्त, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए अब आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या था? इक्ता सिस्टम वाज अ फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऐसे कि मान लीजिए पूरी दिल्ली सल्तनत है तो इसको छोटे छोटे आप कह सकते हैं लैंड्स में डिवाइड कर दिया गया है, और ये क्या दे दी गई है, ये इक्तदार को दे दी गई है। किसको? इक्तदार या फिर मुक्ति या वली भी आप इसको कह सकते हैं। पूरा ही आप कह सकते हैं साम्राज्य, पूरी सल्तनत को छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों में बांट दिया, जमीन में बांट दिया, और वहां पर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया ताकि वो वहां से टैक्स कलेक्ट करके सुल्तान तक पहुंचा सके। सिमिलर लाइक गवर्नर आज के समय का, वही है आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि कहां पर यूज था? दिल्ली सल्तनत में हुआ करता था। ये चीज आपको याद रखनी है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ली टर्किश रूलर्स, जो तुर्की के रूलर्स थे उनके द्वारा, स्पेशली इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश जो था आपका स्लेव डायनेस्टी जो है, पहला गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत का, उसमें दूसरा शासक रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद इल्तुतमिश का शासन आया, और उसी ने ही एकता प्रणाली को लॉन्च किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, यहां पर क्या होता था, जो जमीन बांटी जाती थी वो किसको बांटी जाती थी? मिलिट्री कमांडर्स को जमीन बांटी जाती थी। इन कमांडर्स को आप इक्तेदार भी कह सकते हैं, मुक्ति भी कह सकते हैं, या फिर इनको आप वली भी कह सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसके बदले वो करते क्या थे? इस जमीन पर प्रशासन चलाना, इस जमीन पर मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी सेना का रखरखाव करना, ये काम होता था मुक्ति और वली का। वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा मेजरली इनके वर्क क्या थे। टैक्स कलेक्शन इससे हो पाता था, मिलिट्री फैल पाती थी, मिलिट्री ज्यादा बढ़ पाती थी, और शासन चलाने में भी आसानी होती थी। तो मेजरली ये 3 फंक्शंस जो है, इनके कारण दिल्ली सल्तनत पीरियड में इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। मैंने आपको ये बताया, एक क्वेश्चन एग्जांपल आप याद रखना। द मुक्ति डिड नॉट ओन द लैंड, वो जमीन के मालिक नहीं होते थे। ये जो मुक्ति है ये जमीन के मालिक नहीं है, दे आर नॉट लैंडलॉर्ड्स। वो सिर्फ क्या है? कलेक्शन ऑफिसर है, आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप कहते हैं, जैसे आज के समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बस इतना है, टैक्स कलेक्ट करना और आगे सरकार तक पहुंचाना, आगे सुल्तान तक पहुंचाना इनका काम होता था। बताइए यहां तक आप में से किसी को दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? यदि है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्त। डन, आगे चलिए। फंक्शंस ऑफ वली और मुक्ति। अब देखिए वली हो चाहे मुक्ति हो, इसके फंक्शन क्या होते थे भाई? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल था, कहां पर? इक्ता में, जो कि एक टेरिटोरियल यूनिट होती थी। रेवेन्यू कलेक्ट करना, मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, कुछ जुडिशियल ड्यूटीज इसकी होती थी, और अपने क्षेत्र का प्रशासन चलाना, और रेगुलर रिपोर्टिंग, और जो कुछ उसके क्षेत्र में घटित हो रहा है वो सब कुछ सुल्तान तक उसका लेखा जोखा पहुंचाना। ये सारे काम मुक्ति या वली आपको करते हुए दिखाई देंगे। मुक्ति कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू, वो क्या करते थे? जमीन से आप याद रखिए टैक्स को कलेक्ट करते थे, किसानों से कलेक्ट करते थे, और कहां तक पहुंचाते थे? सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि आप कह सकते हैं सुल्तान तक उस टैक्स को पहुंचाना मुक्ति या वली का ही काम था। दे मेंटेन्ड अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सर्विसेज, और वो क्या करते थे? एक फिक्स नंबर जो सैनिकों का अपने पास रखते थे और उनकी सर्विसेज करते थे, और जब भी सुल्तान को सेना की जरूरत होती थी वो सभी इक्तदारों से, सभी मुक्तियों से क्या करता था? सेना को मंगा लेता था।
इसके अलावा किसी प्रकार का कोई क्राइम हुआ है उसको लेके सजा सुनाने का काम ये करता था। इंप्लीमेंटेड सल्तनत लीगल सिस्टम, जो सल्तनत का लीगल सिस्टम है जो सामान्यतः शरिया लॉ पर, जो कि इस्लामिक लॉ है दोस्त, शरीयत लॉ क्या है आपका, इस्लामिक लॉ है ना, इसके बेस पर क्या होता था, न्याय सुनाया जाता था, किसके द्वारा, मक्तिया कह सकते हैं वली द्वारा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और जो कुछ भी हो रहा है उसे सुल्तान तक उसकी रिपोर्टिंग करना, ये तो एक इसका कर्तव्य था। यदि ये ऐसा नहीं करता था तो इसका ट्रांसफर भी कई बार कर दिया जाता था। क्लियर, बताइए। यहां तक यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ विजयनगर। इसको 1 मिनट के लिए होल्ड पर रखें क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, तो पहले दिल्ली सल्तनत को ही कंप्लीट करेंगे। दिल्ली सल्तनत में रूलिंग क्लास किस प्रकार की थी? सल्तनत पीरियड आपको पता 1206 से 1526 तक रहा। 1206 जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1526 जब पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता, मुगल एम्पायर की। तब तक ये पीरियड जो है यहां पर सबसे ऊपर होता था सुल्तान और उसकी रॉयल फैमिली। बस सीधी सी बात है, सबसे ऊपर रूलर्स में कौन होगा? सबसे बड़ा रूलर सुल्तान, और बचा कुछ ही शक्तियां होती थी उसके शाही परिवार रॉयल फैमिली के पास। सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट अथॉरिटी उन्हीं के पास होती थी। फिर आती है नोबिलिटी, जिसे आप कहते हैं उमरा और अमीर ए सदा। उमरा और अमीर सदा का काम क्या था? सबसे ज्यादा हाई रैंकिंग ऑफिसर्स यही होते थे। मेजरली आप इन्हें मिलिट्री कमांडर्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा जितने भी गवर्नर्स होते थे इनको भी उमरा ही कहा जाता था। तो मतलब आप कह सकते हैं आज के समय की ए ग्रेड जॉब, जो यूपीएससी वाली जॉब है, उसे आप क्या कह सकते हैं? यहां पर उमरा कह सकते हैं। दूसरे ऑफिशियल्स हो गए रूलर्स में। तीसरे ऑफिशियल्स है उलेमा। उलेमा के नाम से पता चल रहा है रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे। ये वो होते थे जिनमें सारे काजी नियुक्त किए जाते हैं, जिनका काम होता था शरीयत कानून को बनाए रखना, उसके अनुसार क्या करना, फैसला सुनाना। मिलिट्री ऑफिशियल्स आते थे जिन्हें अरीज ए मुमालिक कहा जाता था। अरीज ए मुमालिक जिनका काम था मिलिट्री डिपार्टमेंट की देखरेख करना, या फिर आप कह सकते हैं हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पर, ये हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो ब्यूरोक्रेट्स भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी था। ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाह, आपको पता होगा, जैसे वजीर जो कि प्राइम मिनिस्टर होता था, दीवान आरिज जो कि हेड ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स होता था, दीवान इंसा जिसका काम था सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखना, यानी ऑडिटर जनरल है ना, आज के समय का ऑडिटर जनरल कौन है आपका? दीवान इंसा। लोकल हिंदू एलाइट्स की बात करें, सब इंडियन राजपूत और ब्राह्मण नोबल्स को भी क्या किया गया था? प्रशासन में स्थान दिया गया था, क्योंकि इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म की भावना आती है जब सभी धर्मों को शासन के अंदर क्या दी जाती है? पोस्ट दी जाती है। क्लियर? तो हिंदुइज्म में भी कुछ सिलेक्टेड आप कह सकते हैं कम्युनिटीज को यहां पर रूलिंग क्लास में रखा गया था। डन? चलिए, पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे, ध्यान से इसको पढ़ना। करेंसी सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, अब इसको समझिए। टाइप्स ऑफ करेंसी कौन कौन सी थी? गोल्ड करेंसी थी जिसको आप कह सकते हैं दिनार या फिर टंका। दूसरी सिल्वर कॉइन्स थे जिनको टंका ही कहा जाता है, और कॉपर कॉइन्स थे जिनको जीतल कहा जाता है। अब ये लागू किस किसने किए थे इसको भी समझते हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश ने क्या की थी? सिल्वर का, चांदी का एक सिक्का जारी किया था जिसका नाम है टंका। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, और जीतल सिक्का जारी किया था जो किसका है? तांबे का है। और गोल्ड टंका भी होते थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होते थे, गोल्ड वाले, वो ना के बराबर आम जनता की पहुंच में थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? प्राइस कंट्रोल मेजर्स लागू करने वाला एकमात्र सुल्तान था जिसने मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा क्रेजिएस्ट आप कह सकते हैं सुल्तान इसी को माना जाता था, क्योंकि इसके ज्यादातर 99% फैसले फेल हुए हैं। जैसे इसने क्या किया था? टोकन करेंसी जारी की थी जो कि ब्रास और कॉपर कॉइन से बनी हुई थी। ब्रास से प्लस कॉपर कॉइन्स के मिक्सर से इसने टोकन करेंसी बनाई थी जो कि फेल हो गई थी, जो चली नहीं मार्केट में। ठीक, इसके अलावा शेरशाह सूरी, आज के समय में जो हम रुपया देखते हैं जो चल रहा है हमारा देश में, ऐसा सिल्वर रुपया किसने जारी किया था? सिल्वर का रुपया शेरशाह सूरी ने जारी किया था 1540 से 1545 के बीच। लेकिन क्या हम इसे दिल्ली सल्तनत में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। यहां पर यह पॉइंट ऐड ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है दोस्त, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण फोर्ट्स की बात करेंगे, है ना, कुछ मौजोलियम्स की बात करेंगे। देखिए 1206 से 1526 तक का जो पीरियड है ये इंडो इस्लामिक कल्चर यहां पर रहा है। इंडो मतलब इंडियन, बिल्डिंग को बनाने का इंडियन तरीका इंडो, और इस्लामिक मतलब अरेबियन, ये दोनों आपको याद रखना। तो दोनों प्रकार की आर्किटेक्चर यहां पर आपको मिक्स देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जैसे कौन कौन सी चीजें? दिल्ली का तुगलकाबाद फोर्ट देखिए आप, किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, है ना। यदि आप आज के समय इस फोर्ट को देखेंगे तो ये आपको खंडर जैसा लगेगा, लेकिन आज भी उतनी ही मजबूताई से खड़ा हुआ है। फिर आता है आदिलाबाद। आदिलाबाद जो आपका क्या फोर्ट है, ये भी दिल्ली में है, लेकिन इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था।
ठीक है। फिर आता है आपका वारंगल फोर्ट। वारंगल फोर्ट जो तेलंगाना में है, स्ट्रेथन बाय दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान ने क्या किया था, स्ट्रेथन किया था और काकतीय वंश से इसको जीता था। ये चीज आपको याद रखनी है। मौजलियम्स की बात करें, जिन्हें आप मकबर या फिर टॉम्ब भी कहते हैं दोस्त, ध्यान से समझिए। कुतुब मीनार और द टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, ये दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, ये भी दिल्ली में है। हौज खास कॉम्प्लेक्स जो है आपका, ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा हौज खास में। और लोधी गार्डन में आपको सिकंदर लोधी और मोहम्मद शाह का मकबरा देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। तो मकबरे भी बनवाए हैं, फोर्ट भी बनवाए हैं, लेकिन यहां पर आप गलती से रेड फोर्ट मत लिख देना, जम्मा मस्जिद मत लिख देना, आगरा का ताजमहल मत लिख देना, आगरा का किला मत लिख देना। रीजन क्या है, दोज वर मेड बाय, आप कह सकते हैं, मुगल एम्पायर, और हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। क्लियर। चलिए, क्योंकि आपके दिमाग में फोर्ट कहती रेड फोर्ट जो आता है दिल्ली का, ये कई बार दुखदाई आपके लिए हो सकता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर की बात करें तो 1336 के आसपास, आप याद रखिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट दो भाइयों ने मिलकर किया था। एक था आपका हरिहर, है ना, आप क्या कहेंगे सर, एक था हरिहर और दूसरे भाई का नाम था बुक्का। दोनों ही अच्छे खासे ऑफिशियल थे, दोनों आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के अच्छे खासे अधिकारी थे, जिन्होंने कर्नाटक में जाकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी आज के समय में आप हम्पी को कह सकते हैं। ठीक। अब सबसे बड़ी बात है इसकी इकोनॉमी की बात करें तो अग्रेरियन इकोनॉमी थी इसकी। अग्रेरियन का मतलब है जहां पर खेती ही प्रमुख हो, है ना। इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था यहाँ का। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसे आप यहाँ पर अमरनायक प्रणाली कहते हैं। यहाँ का लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, अमरनायक व्यवस्था। और ये अमरनायक व्यवस्था जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था की 2 कॉपी थी, बस नाम चेंज था। विजयनगर वाज एन इंपोर्टेंट ट्रेड हब, व्यापार बहुत ज्यादा होता था, डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल व्यापार होता था। यहां पर व्यापार टेक्सटाइल्स यानी कपड़ों का, मसालों का, कीमती पत्थरों का और घोड़ों का व्यापार यहां पर होता था। ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो इनके रिलेशन पर्शियन के साथ, अरेबियन के साथ, चाइनीज के साथ और यूरोपियन कंट्री में स्पेशली पोर्टुगल लोगों के साथ। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो डोमिंगो पेस, यहां पर एक यात्री आया था जिसका नाम था डोमिंगो पेश। तो डोमिंगो पेश जो था वो आपका पुर्तगाल से ही आया था। ठीक है। इसके अलावा अ पोर्ट ऑफ गोवा, अब पोर्ट सिटीज में गोवा है, भक्तल है, मंगलोर है। ये पोर्ट सिटीज का मतलब है ऐसी जगह जहां से समुद्री व्यापार कंडक्ट किया जा सकता हो, बंदरगाह शहर जिन्हें आप कहते हैं। क्लियर। इंटरनेशनल ट्रेड तो समुद्र के माध्यम से ही होगा ना, तो कुछ पोर्ट सिटीज भी यहां पर डेवलप की गई थी। आगे चले, करेंसी सिस्टम की बात करें, द एम्पायर हैड वेल डेवलप्ड मोनेटरी सिस्टम। यहां पर यदि आप देखें तो वेल डेवलप्ड मोनेटरी सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे गोल्ड कॉइन्स में बरहा कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन इनका था पगोड़ा नाम का, इस पे स्टार लगाइए। कई बार कॉम्पिटिशन फील्ड में भी यहां से सवाल आया है कि विजयनगर साम्राज्य में सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था, तो आप याद रखना पगोड़ा के नाम से। इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने के लिए मिलेगी, स्पेशली सिल्क का कपड़ा और कॉटन वियरिंग्स। मेटल वर्क भी होता था, ज्वेलरी मेकिंग भी होती थी। टेंपल कंस्ट्रक्शन में आप यहां पर डाल सकते हैं वृद्धेश्वर मंदिर, विट्ठल मंदिर और हजार राम मंदिर। ये 3 महत्वपूर्ण यहां की संरचनाएं हैं जो नॉर्मली आपको द्रविड़ शैली में देखने के लिए मिलेंगी, द्रविडियन स्टाइल। इसके अलावा मार्केट सिस्टम की बात करें तो यहां पर मंडीज लगाई जाती थी। ठीक। इसके अलावा रॉयल सुपरविजन इंश्योर दैट ट्रेड प्रैक्टिसेस वाज फेयर एंड टैक्सेशन एफिशिएंट। और सीधी सी बात है, व्यापार को इसलिए भी बढ़ावा दिया जाता था ताकि व्यापार पर टैक्स लगाया जा सके, जिसे आप ट्रेड टैक्सेशन कहते हैं दोस्त। तो उम्मीद है एक समराइज आपके दिमाग में चीजें बैठ गई होंगी। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये चीजें आपको और एक तरीके से रिफाइन करेंगी आपकी नॉलेज को। यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो हो सकता है आपको 2-3 बार में चीज समझ में आए। तो चलिए दोस्त, चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।